सम्मानित राष्ट्रभक्त साथियों, आज राष्ट्र और समाज की बात के क्रम में मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट सर्वप्रथम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 7वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह बात भी कहना चाहता हूं कि आप अपने बात से, व्यवहार से, वाणी से, अपने कार्यशैली से समस्त देशवासियों के मन मस्तिष्क में सदा स्मृति पटल पर रहेंगे, क्योंकि आपको इसलिए आप स्मृति पटल में सबके रहेंगे कि हर कोई को व्यक्ति मोदी जी को, राजनाथ सिंह जी को, कल्याण सिंह जी को, योगी जी को, इनको उनको वगैरह वगैरह जो है भाजपा में जो भी लोग हैं उन लोगों के प्रति कोई ना कोई कमी निकाल करके आलोचना कर सकता, लेकिन आपका एक नाम, ऐसा नाम, अटल जी ही एक ऐसे नाम, एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका कोई आलोचक नहीं। अटल जी सबके, ये दिल से मैं कहना चाहता हूँ, अटल जी सबके हैं और अटल जी को हम लोग नमन करते हैं। हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम अटल जी के करीब हैं। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त रहा है, यह बात कहने में मैं जरूर, आज उनकी पुण्यतिथि है और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा। लखनऊ कैंट के पूर्व विधायक सतीश भाटिया जी, जो हमारे हृदय में सदा रहते हैं, वह हमारे आदरणीय बड़े भाई तुल्य थे और उनका स्नेह मुझे बहुत मिलता था। उनके साथ ज़्यादा समय रहने के कारण मुझे अटल जी का भी सानिध्य प्राप्त रहा। तो अटल जी को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए साथियों, आज थोड़ी सी एक विशेष विषय पर हम बात करना चाहते हैं। कल प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ लाल किले के प्राचीर से और 98 मिनट का भाषण उनका, और हम समझते हैं कि अपने 11वें झंडारोहण के अवसर पर उनका सबसे लंबा यह भाषण था। यह भाषण ऐतिहासिक इसलिए भी हम कह सकते हैं कि जहां लोगों के मन मस्तिष्क में यह बात फीड करने की कोशिश की जा रही है कि मोदी जी अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, बैसाखी के सहारे चला रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी जरा सा नाराज हो जाएं तो ये सरकार गिर जाएगी। इस प्रकार के एक लोगों के बीच में माहौल बनाने वाली शक्तियों को मोदी जी का भाषण एक तमाचा है और उन्होंने कहीं भी बिना बेझिझक, ऐसा नहीं उन्होंने महसूस होने दिया कि हम हमारे 240 ही सांसद हैं तो हम जो है यह बात नहीं बोलेंगे। निर्भीकता के साथ मोदी जी ने वह साबित किया अपने भाषण से कि वो बोले थे ना, याद करिए कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, साधु आदमी हूँ, मेरे को क्या झोला उठा के चल दूंगा। तो उन्होंने यह साबित किया इस अपने वक्तव्य से। लेकिन देश की समृद्धि और विकास और सशक्त राष्ट्र के लिए जो हमारा जुनून है उसमें हम समझौता नहीं करेंगे और मोदी जी ने कल अपने भाषण में यह बात साबित किया। इसके लिए हम बारंबार उन्हें बधाई देना चाहते हैं, उनका हम अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं और हम यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे भारत माँ, अपने इस राष्ट्रपुत्र को सदा सशक्त बनाए रखना। इस देश को, इस व्यक्ति की अभी कम से कम 50 साल जरूरत है। हम देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, एक फार्मूला आप समझ लीजिए, आप 50 कदम आगे गए हैं और आपको उल्टे पैर 50 कदम पीछे आना है, तो जिस गति से आप गए हैं उसी गति से भी आप आएंगे। तो विचार करो, कांग्रेस के 50 साल कम से कम, बीच बीच में मोरारजी देसाई जी आए, चौधरी चरण सिंह जी आए, चंद्रशेखर जी आए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आए, अटल जी हैं, गुलजारी लाल नंदा जी हैं, नहीं गुलजारी लाल जी नहीं, इंद्र कुमार गुजराल जी हैं, देवगौड़ा जी हैं, अन्य प्रधानमंत्री भी विपक्ष के रूप में आए। लेकिन इन सभी लोगों का ये हम पूरे समझते हैं कि 75 साल के कालखंड में अगर हम विचार करें तो 50 साल सिंगल कांग्रेस के शासन कर रहा है। और कांग्रेस ने, देखिए एक चीज बताएं, कानून क्या होता है कि आज अनेक मुद्दों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार को भी बैक टू पवेलियन कर दे रहा है। और आप देख लीजिए, अभी जो कांवड़ यात्रा के दौरान जो है यह आदेश हुआ था कि हर होटल, हर फल फ्रूट वाला अपने
नेम प्लेट लगाएगा ताकि श्रद्धापूर्वक जो जहाँ जा कर के खाना पीना चाहे वहाँ खा सके। तो इसको जो है लोगों ने जातीयता से और विद्वेष से जो है जोड़ने का प्रयास किया। और उस प्रयास में देखिए मतलब कि कितना गलत डिसीजन होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट में यह बात नहीं कहूँगा, मैं भाई भारत का नागरिक हूँ, हमें यह अधिकार नहीं है कि हम न्यायपालिका के निर्णय के ऊपर कोई प्रश्न उठाएं। मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मन में तो जरूर हम यह बात रखेंगे कि भाई आप बताइए, ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमारी स्वतंत्रता है। हम जो है किसके यहाँ खाना खाएं, किसके यहाँ न खाएं, ये मेरी निजी अभिव्यक्ति है। लेकिन कोर्ट ने कह दिया नहीं तुम वैष्णो ढाबा लिखे रहो, तुम बालाजी के नाम पे ढाबा लिखे रहो और अपनी पहचान छिपाए रहो और उल्टा सीधा खाना बनाओ और आप उसका चालक जो है, जो वह व्यक्ति उसका मालिक है, उसमें वह लोग खाना बनाने वाले लोग हैं जो मांसाहारी हैं, और मांसाहारी भोजन जहां पकता हो तो उस जगह पर हम नहीं खाना खाना चाहते हैं, लेकिन हमको ये हुआ कि नहीं इसका पब्लिकेशन नहीं होगा। तो कोर्ट की ये पावर है। कोर्ट में हम अनेक मुद्दों पर हार जा रहे हैं जो राष्ट्र के निर्माण में हमारे लिए जरूरी है। इसलिए हमारा अनुरोध है समस्त अपने देशवासियों से कि प्रधानमंत्री मोदी जी को हम सब लोग इस तरह से समर्थन दिया जाए जैसे उन्होंने यूसीसी के मुद्दे पर अपनी बात रखी। बहुत कितनी, और वैसे भी ये तो बीजेपी का 3 एजेंडा था, 370 हटाएंगे, राम मंदिर का निर्माण करेंगे और समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। तो अब समान नागरिक संहिता लागू करने का वक्त आ गया है और अब हर कोई से हम यह बात कहना चाहते हैं, आखिर यह बताइए किसी को विशेष अधिकार क्यों? आपसे हम प्रश्न करना चाहते हैं, क्यों जो है हिंदू ला और मुस्लिम ला और ये ला वो ला क्यों देश में चल रहा है? भाई एक कॉमन लॉ सबके ऊपर क्यों नहीं चलना चाहिए? आप पूजा पद्धति मात्र के लिए आपका ऊपर समान नागरिक संहिता नहीं सौंपी जाएगी। आप पूजा पद्धति का अधिकार हर एक को, कोई दुर्गा जी को माने, कोई शिव जी को माने, कोई राम जी को माने, कोई अल्लाह को माने, कोई नमाज पढ़ने जाए, कोई मंदिर में पूजा अर्चना करे, ये उसकी अभिव्यक्ति सदा रहेगी और रहनी भी चाहिए। लेकिन समान नागरिक के रूप में सबको एक समान कानून का वो होना चाहिए। आप बताइए कि जो है क्या कोर्ट में इस प्रकार की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो है ये 302 किए हैं और 302 किए हैं, अच्छा सुनिए ये फला जाति के हैं, अच्छा तो फला जाति के हैं तो चलो इनको 5 साल और कम कर दो। क्या इस प्रकार की व्यवस्था ठीक है? एक समान नागरिक संहिता के आने से आप बताओ, मुस्लिम समाज में 9 साल की बालिका बालिग है और वह विवाह योग्य है। आप बताइए कितना उस खेलती खाती बच्ची के साथ जो है सिगड़ी खेल रही है, आइस पाइस खेल रही है, छुपा छुपोल खेल रही है, रस्सी कूद रही, खेलने कूदने वाली बच्ची जिसको कुछ नहीं मालूम कि निकाह क्या होता है और उसको जबरदस्ती उसके से जो है निकाह उसके साथ कर लिया जा रहा। क्या आज भी इस प्रकार की व्यवस्था जायज़ है? क्या समाज बदल रहा है। मैं सभी मुस्लिम भाइयों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, तुम बहकावे में किसी के मत आओ। मोदी जी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, अन्याय नहीं करेंगे। विश्वास रखो, विश्वास रखो, विश्वास रखो। तुम्हारे समाज में 3 बार की बात जो है कबूल 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 और तलाक 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 की जो व्यवस्था है जो कि मानी जाती है कि 3 बार अगर कह दिया तो बात सही है। मैं आपसे विश्वास विश्वास और विश्वास 3 बात कहना चाहता हूँ। मोदी जी पर विश्वास मत करो। देखो पाकिस्तान का हाल क्या है, देखो बांग्लादेश का क्या हाल है, देखो अफगानिस्तान में क्या हुआ है। तुम उस प्रकार की हुकूमत की कल्पना मत करो। विचार करो कितना बढ़िया शासन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सब आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं। लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो चाहती हैं अराजकता। और मित्रों ये ध्यान रखना, दंगा होता है तो हम मान लेते हैं कि 100 एक समुदाय के मरेंगे तो 10-5 दूसरे समुदाय के भी मरेंगे, और जो 10-5 दूसरे समुदाय के मरेंगे उसमें विचार कर लो, किसी का इकलौता लड़का हो, कोई जो है परिवार का वह कमाने वाला जो कमा करके लाता है, जिसके बाल बच्चे जिससे जीवन यापन कर रहे हैं, वो मार दिया जाए, उस घर का क्या दोष है? विचार करो।
इस सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने में आइए हम आप सब मोदी जी के साथ चलें, मोदी जी की नीतियों पे विश्वास करें। उनकी नीतियां सबको एक समानता के देने वाली है। हमारे आपके विभाजन की जो नीतियां हैं, उन विभाजन की नीतियों को समाप्त करके एक समरस समाज बनाने की दिशा में मोदी जी की नीतियां और सिद्धांत हैं। हम आप सभी लोग सशक्त राष्ट्र के अभियान में मोदी जी के साथ चलें। छोड़िए कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ मिल करके हम सब लिखें नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। जय मातृभूमि, जय भारत।